तो हेलो क्लास 11 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आज आप लोगों में पढ़ाने जा रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? देखो, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और आपने ये भी पढ़ा था डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या कोई ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में ये पढ़ा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन अगर आता है, ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, किसी भी ट्रांजैक्शन से कम एटलीस्ट 2 अकाउंट विल बी अफेक्टेड। कम से कम 2 अकाउंट तो इफेक्ट होगा ही होगा। मान लो आपने फर्नीचर परचेज किया, क्या परचेज किया बच्चा? फर्नीचर परचेज किया। तो बताओ, एक तो फर्नीचर आपके पास आया है, फर्नीचर का अकाउंट, दूसरा आपके पास से कैश गया है, कैश का अकाउंट। बात समझ में आया? क्लियर है? यानी कम से कम कितने अकाउंट इफेक्ट हुए? 2, एटलीस्ट 2 अकाउंट। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 2 अकाउंट तो आपका इफेक्ट होना ही होना है। बात समझ में आया? तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग करने जा रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है। और यहां जो फॉर्मूला एक आप लोग को बताया भी गया था, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको याद रखिएगा। एसेट्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस की प्रॉपर्टीज, ठीक। लायबिलिटी का मतलब बिजनेस की उधारी, कैपिटल का मतलब बिजनेस का जो आपने पूंजी लगाया था, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी आप अपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्लियर है? अब देखो, सपोज एक वीडियो मैंने शॉर्ट जो बनाया था इसी को रिलेटेड लेके, मान लो 1,80,000 का आपको एक एसेट परचेज करना है, बाइक परचेज करना है, ठीक है। आपके पास कैपिटल 80,000 है। कैपिटल कितना आपके पास? 80,000। यानी आपने बैंक से लोन ले लिया कितने का? 1 लाख का। यानी 1 लाख प्लस 80,000 क्या हो जाएगा आपका? 1,80,000। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसी फॉर्मूला को लेकर हमको अकाउंटिंग इक्वेशन में चलना है। और दूसरा चीज ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा एटलीस्ट उसका 2 अकाउंट इफेक्ट होना ही होना है। और एक और चीज, कैपिटल में क्या क्या आ सकता है? एसेट्स और लायबिलिटीज में तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया एसेट्स है तो एसेट्स में आ जाएगा, प्रॉपर्टी से तो एसेट्स में आ जाएगा, उधारी है तो लायबिलिटी में आ जाएगा। कैपिटल में क्या क्या आ सकता है? ठीक है। कैपिटल में अगर कोई पार्टनर नया कैपिटल लेके आ रहा है, एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। एडिशनल कैपिटल मतलब और कैपिटल लेके आ रहा हो तो। अगर वो पार्टनर अगर ड्राइंग कर रहा हो, ड्राइंग का मतलब क्या होता है बच्चा? ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए, अगर पार्टनर पर्सनल यूज के लिए अगर मालिक पैसा निकाल रहा है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो कैपिटल से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर कोई प्रॉफिट हो गया, कोई गेन हो गया, तो इसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि भैया प्रॉफिट या गेन मालिक के कैपिटल में ऐड होगा कि नहीं होगा? मालिक के कैपिटल में ऐड होगा, मालिक का पूंजी है। अगर नुकसान हुआ तो हम लेस कर देंगे, लॉस या फिर एक्सपेंसेस। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी एसेट्स में क्या आएगा? एसेट्स में जितने बिजनेस की प्रॉपर्टी है, कैश, डेटर, मशीन, फर्नीचर, टाइपराइटर, जितना चीज आ जाएगा, ठीक। और लायबिलिटी में जो भी उधारी है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीज कहाँ पे आ जाएंगे? लायबिलिटीज में। कैपिटल में क्या क्या आ सकता है आपको बता दिया हो। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का सीरियल न्यूमेरिकल पोर्शन। ये है आपका फॉर्मेट देख लिया, सीरियल नंबर, पहला ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को यहाँ लिखा जाएगा। ऊपर वाले इसमें लिख दिया मैंने एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इतना जो पोर्शन मैंने दिया हुआ एसेट्स के लिए दिया हुआ है। और हाँ, कॉपी में ये आप जो पोर्ट्रेट मोड कॉपी में नहीं लिख पाएंगे, कॉपी को थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा? टिल्ट कर लीजिएगा, मतलब लैंडस्केप मोड में लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ लायबिलिटी में कभी भी हमेशा 2 जगह दीजिएगा कि 2 आइटम आ सकता है लायबिलिटी में, हमेशा याद रखिए लायबिलिटी में 2 आइटम आ सकता है, और कैपिटल में तो बस एक ही आइटम आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। ये दिख रहा है आप लोग को? देखना, ये चीज दिख रहा है शिवांशु? देखिएगा, ये दिख रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख, दिख रहा है आपको? ये बताइए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख है, डेट मीन्स अब इस ट्रांजेक्शन में बताओ कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? पहली बात, फॉर्म में क्या आया? कैश आया। दूसरा क्या आया? कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, यानी पूंजी। कैश क्या आपका? एसेट्स। तो एसेट्स में एक अकाउंट खुल जाएगा, किसका? कैश का। किसका खुल जाएगा बच्चा? कैश का, ठीक। दूसरा, और ये कैपिटल के अंदर कैपिटल का ही रहेगा, ठीक है। ये समझाने के लिए लिखा था, इसको नहीं लिखना कहीं भी, ये बस समझाने के लिए। अब लिखना कैसे, इसको प्रेजेंट कैसे करना है? 5 लाख आया फॉर्म में, 5 लाख आप कैश में डाल दो। 5 लाख कैपिटल में आया, 5 लाख आप कैपिटल में डाल दो। बात समझ में आया? इसको आप अब कर दो अंडरलाइन, इसको लिख दीजिए न्यू इक्वेशन।
न्यू इक्वेशन, यानी फॉर्म में बिजनेस में 5 लाख कैश पड़ा है और 5 लाख का कैपिटल है। 5 लाख कैश है एंड 5 लाख का कैपिटल है। क्लियर है? तो अब दूसरा ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। आपने 10,000 का क्या किया? गुड्स परचेज कर लिया। क्या परचेज कर लिया? गुड्स परचेज कर लिया। क्लियर है? तो ये बताइए, जब आपने गुड्स परचेज कर लिया और परचेज गुड्स फॉर कैश बोला है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? पहले ये बताइए। एक तो आपका परचेज का अकाउंट, परचेज किया तो क्या गया आपके पास से? कैश गया। यहाँ हमने परचेस लिखा है। क्या लिखा है? परचेस लिखा है। और जस्ट इसके अगले एंट्री में मैं बता रहा हूँ, उसमें भी परचेस क्यों लिखा है यहाँ पे? परचेस का मतलब अकाउंटिंग में मैंने बताया था सेकंड चैप्टर में, परचेस का मतलब जो भी चीज़ आप रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं तो उसको आप परचेस लिखेंगे। मान लो अगर फर्नीचर परचेस करते हैं तो फर्नीचर यूज पर्पस के लिए होता है, यूज करते दुकान पर रखते हैं, तो आप वहाँ परचेस नहीं लिखेंगे, वहाँ फर्नीचर लिखेंगे। लेकिन परचेस लिखने का मतलब ये है कि ये सामान आपने लाया है, रखा है और आप उसको बेचेंगे रीसेल पर्पस के लिए। तो कोई भी चीज़ रीसेल पर्पस के लिए है परचेस, और इसको हम लोग दुकान पे रखे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्टॉक। क्या हो जाएगा बच्चा? स्टॉक। तो यहाँ अकाउंट खुल जाएगा किसका? आपका स्टॉक का। किसका अकाउंट खुल जाएगा? स्टॉक का। पहले वाले में 0 कर दीजिएगा, इस वाले में 0 कर दीजिएगा। ठीक है? अब देखिए, परचेज गुड फॉर ₹10,000। आपके पास से बिजनेस से 10,000 कैश चला गया। आप माइनस भी लिख सकते हैं, मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ। ठीक है? आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, माइनस वाले फिगर को ब्रैकेट में रख सकते हैं। कैश गया आपके पास से 10,000। स्टॉक कितने का है आपके पास? 10,000 का। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं, लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं। बात समझ में आ गया? अब आप निकालेंगे फिर से न्यू इक्वेशन। ये वो झमेला रखा है, बार बार आपको न्यू इक्वेशन निकालना पड़ेगा। 5 लाख में से 10 चला गया, यानी कैश कितना बचा? 4,90,000। स्टॉक कितने का आपके पास? 10,000 का। और इधर कैपिटल कितना आपके पास? 5 लाख का। देखो तो दोनों साइड इक्वल दिख रहा है आपको? इक्वल दिख रहा मतलब सही चल रहे हैं आप। ठीक है। परचेज फर्नीचर, अभी बताया था आप लोगों को एग्जाम्पल। परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। फर्नीचर परचेज करिए आपने कितने का? 10,000 का। अब इस केस में ना हम परचेज नहीं लिखेंगे या स्टॉक नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर। क्या ये? फर्नीचर। क्यों? फर्नीचर यूज के लिए लाया है, बेचने के लिए नहीं लाया। बेचने के लिए लाते हैं तो दुकान का माल होता तो हम क्या लिखते हैं? उसको स्टॉक। लेकिन फर्नीचर यूज पर्पज के लिए लाया, और फर्नीचर भी मेरा क्या है? एसेट्स है कि नहीं बच्चा? तो फर्नीचर भी है आपका एसेट्स। एसेट्स है तो एसेट्स है तो फर्नीचर का भी अकाउंट खुल जाएगा। कहाँ पे? एसेट साइड में फर्नीचर। पहले वाले में पहले 0 की 0 कर देना, भर देना इसको। ठीक है? अब बताओ फर्नीचर कितने का आ गया? 10,000 का। स्टॉक से कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ कैश चला गया कितना? 10,000। कैपिटल से कोई मतलब, अब तक लायबिलिटी की तो बात, खाता भी नहीं खुला लायबिलिटी का। ठीक है? फिर से निकाल दो न्यू इक्वेशन। समझ में आ रहा? तो यहाँ 4,90,000 से 10 चला गया, बचा कितना कैश? 4,80,000। स्टॉक कितना पड़ा आपके पास? 10,000 का। फर्नीचर कितना पड़ा आपके पास? 10,000 का। लायबिलिटी में कोई बात ही नहीं हुई, और 5 लाख का आपका कैपिटल है। देखो तो दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। देखो ठीक है, दोनों साइड इक्वल दिख रहा है आपको, यानी सही चल रहे हम लोग। अब आ जाओ केस पॉइंट 4 में। ठीक है? सेम चीज़ को लेते हैं हम लोग। परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण फॉर ₹50,000। अब अरुण से आपने परचेज किया। देखो किसी भी ट्रांजैक्शन में जब किसी का नाम आ जाता है, डेट मीन्स वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब उधारी। उधारी है मतलब किससे उधारी लिया आपने? अरुण से। जो उधारी देता है हम लोग को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। हमारे ये क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। बात समझ में आया? पहली बात, किसने उधारी दिया हमको? अरुण ने। जो उधारी देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी। यानी लायबिलिटी के क्या पे खाता खोल देंगे हम लोग? किसका? क्रेडिटर का। क्लियर? कोई दिक्कत? पहले वाले में सब में 0 कर दो। ठीक है? अब देखो आपने परचेज गुड्स का मतलब क्या है? स्टॉक है, तो स्टॉक पे आ गया कितना आपका? 50,000। कैश तो गया नहीं इस बार, फर्नीचर से कोई मतलब नहीं। हाँ क्रेडिटर, लायबिलिटी क्रिएट हो गया कितने का?
50,000 का। कैपिटल से कोई मतलब नहीं। क्लियर है? अब इसको भी आप कर दीजिए क्लोज। देखिए कितना कितना हो रहा, न्यू इक्वेशन। 4,80,000 कैश पड़ा आपके पास, 60,000 का स्टॉक हो गया आपके पास, 10,000 का फर्नीचर है, 50,000 का क्रेडिटर है एंड 5 लाख का कैपिटल है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलिए अब अगला, कोई दिक्कत? 5वां, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। आपको यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, कैश नहीं लिखा है, या कैश भी लिख सकता है यहाँ पे। तो गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000, डेट मीन सामान आपने बेचा है। सामान बेचा तो कहीं ना कहीं स्टॉक घटा, स्टॉक में से घटा दो 10,000। और जब सामान गया है तो बदले में आया क्या आपके पास? कैश आया, कैश में ऐड कर दो 10,000। स्टॉक गया 10,000 का और कैश आया कितने का? 10,000 का। बात समझ में आया? और लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं, कैपिटल से भी कोई मतलब नहीं। क्लियर? अब फिर से निकाल दो हम लोग न्यू इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? सेल्स किया ना आपने, सामान बेचा है, सामान बेचा मतलब स्टॉक घटा और बदले में पैसा आया तो कैश में ऐड कर दो। 4,90,000 प्लस 70,000, सॉरी 70 नहीं, 70 नहीं होगा, घटा है तो 60 से आप 10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा बच्चा? 50,000 प्लस 10,000 का आपके पास फर्नीचर है और 50,000 की लायबिलिटी तो पहले से पड़ी है, 5 लाख का कैपिटल पड़ा हुआ आपके पास। क्लियर है? पहले इन सब चीज़ में मैं मजबूती कर दूँ, फिर कैपिटल में चलता हूँ। कैपिटल में भी क्या क्या ट्रांजेक्शन होता है। पॉइंट नंबर 6 में आ जाओ, सेम चीज़ को लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू आशुतोष फॉर ₹10,000। गुड्स सोल्ड टू आशुतोष फॉर ₹10,000। नाम आ गया। नाम आने का मतलब आपने उधारी बेचा। क्या बेचा? उधारी बेचा। किसको बेचा उधारी में? आशुतोष को बेचा। जब जिसको हम उधारी में बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर हमारा क्या होता है? एसेट्स। सेकंड चैप्टर में पढ़ा था आपने। जिसको हमने उधारी बेचा वो मेरा क्या है? डेटर। डेटर क्या होता है? एसेट्स। होता है कि नहीं? क्योंकि हमको रात को सपने आ रहे होंगे क्योंकि आशुतोष से मुझे 10,000 मिलना है, तो एसेट्स में एक अकाउंट खोल दो। किसका? अब डेटर का। 0 पहले वाले में डाल दो। ठीक है? अब देखो, आपने सामान बेचा किसको? आशुतोष को। यानी सामान आपके पास से चला गया, स्टॉक से माइनस कर दो कितना? 10,000। स्टॉक से माइनस कर दो कितना बच्चा? 10,000। ठीक है? ऊपर से डेटा क्रिएट हो गया कितने का? 10,000 का। 10,000 का डेटा क्रिएट हो गया। फर्नीचर से कोई मतलब नहीं, कैश से कोई मतलब नहीं, लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं एंड कैपिटल से भी कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? आप तक समझ में आ गया? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये एक्चुअली में अकाउंट्स का सबसे इजी टॉपिक है। बस देखने में लग रहा है थोड़ा सा, हाँ सर कुछ है, बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है, भारी भरकम सा दिख रहा है, लेकिन समझने के बाद इसको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कैश 4,90,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000। यहाँ पे आपका लायबिलिटी कितने का? 50,000 का। और कैपिटल कितने का? 5 लाख का। 5,50,000 हो रहा है, यहाँ ऐड कर लो। 4,90,000 प्लस 10 5 लाख, 5 लाख प्लस 40 5,40,000, 5,40,000 प्लस 10 5,50,000। यानी दोनों साइड इक्वल है, मतलब आंसर सही है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट। चलिए पॉइंट नंबर 7, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 कॉस्टिंग ₹10,000। क्या मतलब है? कॉस्टिंग 10,000 यानी 10,000 का सामान आपने कितने में बेचा? 20,000 में। 10,000 का सामान आपने बेचा कितने में? 20,000 का। यानी स्टॉक आपके पास से कितने का गया? 10 का। पैसा कितना आया? 20,000। फायदा कितने का हुआ? 10,000। बात समझ में आया?
स्टॉक गया कितने का 10, कॉस्टिंग बोला 10,000, 10,000 की लागत थी, बेचा कितने में 20 में, यानी स्टॉक से माइनस होगा 10, पैसा आया 20, फायदा हुआ 10, तो प्रॉफिट किस में ऐड करते हैं हम लोग, कैपिटल में। किस में ऐड करते हैं बच्चा, कैपिटल में। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब इसको अकाउंटिंग किस में कैसे प्रेजेंट किया जाए। कैश में आएगा आपका 20,000 प्लस स्टॉक से जा रहा है कितना आपका 10,000। फिर ये फर्नीचर से तो कोई लेना देना इसका है नहीं, डेटा से कोई लेना देना इसका है नहीं, लाइबिलिटी से भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, प्रॉफिट आया कितने का 10 का। तो जब 10 का प्रॉफिट आ गया है तो 10 का प्रॉफिट हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कैपिटल में क्या क्या किया जाता है। कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को ऐड, ड्राइंग को लेस, प्रॉफिट को ऐड, अगर कोई नुकसान है तो उसको माइनस, बताया था। बात समझ में आ गया। न्यू इक्वेशन 4,90,000 प्लस 20, 5,10,000, 30,000, 10,000, 10,000, 5,40,000, 5,50,000, 5,60,000। तो यहाँ पे आ गया 50,000 प्लस 5,10,000, 5,60,000 यहाँ भी हो रहा है, यानी आंसर सही है। बात समझ में आया। देखो इसको लिखने का तरीका यही है कि कैश के नीचे पूरा कैश होना चाहिए, प्लस के नीचे प्लस, स्टॉक के नीचे स्टॉक, मतलब चीज़ें एकदम सीधे सीधे चलनी चाहिए, पैरेलली चलना चाहिए। ये नहीं कि कैश यहाँ लिखा उसका अमाउंट इधर, स्टॉक यहाँ लिखा उसका अमाउंट इधर, जिग जैक नहीं होना चाहिए। बात में जो भी अकाउंट है उसके नीचे उसका वैल्यू होना चाहिए। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए पॉइंट नंबर 8 पे, पेड रेंट। रेंट पे कर दिया आपने 10,000 का, खर्चा है, नुकसान है, रेंट पे किया तो ये माइनस हो जाएगा किस में से, कैश में से। स्टॉक से कोई मतलब नहीं, उसके बाद ये फर्नीचर था, फर्नीचर से कोई मतलब नहीं, ये डेटा था, इससे कोई मतलब नहीं, लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं। हाँ, 10,000 का रेंट जो है वो किससे माइनस हो जाएगा, आपके कैपिटल से, आपके पूंजी से, मालिक के पूंजी से। बात समझ में आया, क्लियर है। यहाँ लिख देंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिख देंगे, न्यू इक्वेशन। ये हो गया तुम्हारा 5,00,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 5,00,000। क्लियर है। रेंट पेड हो गया, सैलरी पेड हो गया, सबका सेम ट्रीटमेंट ही करना है आपको। इनकेस कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव्ड हो रहा है, मान लो 10,000, तो कैश आया, स्टॉक थोड़ी आएगा उससे, फर्नीचर थोड़ी आएगा, डेटा थोड़ी आएगा, लायबिलिटी थोड़ी क्रिएट होगा। हाँ, लेकिन कैपिटल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बच्चा, कैपिटल। कमीशन रिसीव, तो यहाँ माइनस क्यों कर दिए, माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगा, ब्रैकेट में रखने का मतलब माइनस होता है। ठीक है, अब निकाल दो न्यू इक्वेशन। 5,10,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, इधर 50,000 और इधर हो गया 5,10,000। 5,60,000 इधर हो रहा है, इधर भी देखो 5,60,000 हो रहा है, 30, 40, 50, 50, 60। हाँ ठीक है, 5,60,000 हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 10, प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज 10,000। प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज 10,000। अब प्रीपेड का मतलब क्या होता है बच्चा, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स। अब ये बताओ, आपने पहले ही इंश्योरेंस का पेमेंट पहले कर दिया, प्रीपेड का मतलब नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट मंथ का पैसा आपने पहले पे कर दिया, तो बदले में आपके पास से गया क्या, बदले में आपके पास से कैश गया ना, कैश में से माइनस कर देंगे। स्टॉक से कोई मतलब, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रीपेड खुद एक एसेट्स है। प्रीपेड खुद एक एसेट्स है। प्रीपेड मतलब होता है
किसी भी खर्चे का पेमेंट पहले कर देना। जैसे जियो का सिम का रिचार्ज आप लोग करते हैं, तो जियो का सिम का रिचार्ज क्या करते हैं, पहले आप लोग रिचार्ज करते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? वो प्रीपेड सिम आपने नाम भी दिया, यानी खर्चे का पेमेंट पहले करता है फिर उसका यूटिलाइजेशन करता है। तो प्रीपेड जब तक आप यूज़ करें तब तक वो आपके लिए एसेट्स है कि नहीं? 1 महीने का रिचार्ज किया आपने, 1 महीने तक उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तब तक 1 महीने के लिए क्या हुआ आपके लिए? एसेट्स है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे एसेट्स में एक अकाउंट खुल जाएगा, और किसका? यहाँ पे एसेट्स में एक अकाउंट और खोल दिया जाएगा। किसका खोल दिया जाएगा बच्चा? प्रीपेड एक्सपेंसेस का। किसका? प्रीपेड एक्सपेंसेस का। प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ 0 कर देना, ठीक है? इतना कर लोगे खुद से तुम लोग, इतना समझदार तो 0 करते चले जाना इसको। बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया ना? तो यहाँ पे 0 करते जाइएगा। तो प्रीपेड में आ गया तुम्हारा कितना? 10,000। बात समझ में आया? लायबिलिटी और कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं इसी को फाइनल इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन। बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है। फाइनल इक्वेशन, लास्ट वाले को हम लिख देंगे फाइनल इक्वेशन। 5 लाख 10 में से 10 चला गया, कितना बचा? 5 लाख। फिर 30,000, फिर 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, यहाँ हो गया 50,000, यहाँ हो गया 5,10,000। कितना हो रहा है बच्चा? देखो 5,60,000 दोनों तरफ आ रहा है क्या? देखो तो आ रहा है बच्चा? 5,40,000, 5,50,000, 5,00,000 ज़्यादा आ रहा है क्या? 30, 40, 50, 60, ठीक है। 5,60,000 दोनों तरफ आ रहा है। क्लियर है? अब हम लोग सीखते हैं बैलेंस शीट बनाना। क्या बनाना सीखते हैं बच्चा? बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है। बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, एक एसेट साइड, एक लायबिलिटी साइड। एक एसेट्स, एक लायबिलिटी साइड, ठीक है? एसेट साइड और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कभी भी बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर। ये है आपका बैलेंस शीट। इधर हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। कुछ नहीं करना है। एसेट्स में जितना अकाउंट है सबको लिख दो। ये था कैश, कैश में लिख दो कितना? 5 लाख। ये स्टॉक, स्टॉक में लिख दो कितना? 30,000। ये था तुम्हारा फर्नीचर, फर्नीचर में लिख दो कितना? 10,000। ये था तुम्हारा डेटर, डेटर में लिख दो कितना? 10,000। ये है तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस में लिख दो कितना? 10,000। बस काम खत्म। अब लायबिलिटी में ये है, एक लायबिलिटी एक कैपिटल। क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितने का? 50,000 का। एंड कैपिटल, कैपिटल कितने का? 5,10,000 का। बहुत बच्चों को डाउट होगा ना, ये कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? कैपिटल तो पूंजी है, पूंजी लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि साफ साफ बताया गया था शॉप एंड ओनर, ठीक है? शॉप का जो ओनर है, दोनों एक दूसरे अलग है अकाउंटिंग में, दोनों एक दूसरे से अलग है। तो ओनर कैपिटल कौन लगा रहा है? तो यहाँ तक बात समझ में गया। ओनर क्या कर रहा है? कैपिटल लगा रहा है। कहाँ? दुकान पे। और जो दुकान है, हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए दुकान के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मालिक ने पैसा लगाया है दुकान में। हम बुक बना रहे हैं दुकान के हिसाब से, मालिक के हिसाब से नहीं। इसलिए दुकान के लिए उसका कैपिटल, मालिक का कैपिटल लायबिलिटी है, ठीक है? तो कैपिटल कितना हो गया? हमें 5,60,000 आ गया। देखो जो बैलेंस शीट है ना, लायबिलिटी और एसेट दोनों बराबर आना चाहिए। फॉर्मूला भी तो यही है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है? कितना है? 30, 40, 50, 60, 5,60,000। बात समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखते हैं एक बार में आ सकता। आ गया, आ गया, आ गया। बहुत सही, सुंदर तो लग रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए जितना आपका जो क्वेश्चन आने वाला है क्लास 11 में ना, इसी में से आएगा। हाँ, एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह वो सब छोड़ा हुआ है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, बिना फॉर्मेट के बता दे रहा हूँ। अगर इन केस, या एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि बिजनेस स्टार्ट होते समय, सपोज बिजनेस स्टार्ट होते समय ट्रांजैक्शन ये है कि बिजनेस स्टार्ट करते समय मालिक ने कैश लगाया 10,000, 1 लाख का, बिल्डिंग लगाया 2 लाख का। तो इस केस में क्या करेंगे हम? कैश में ऐड कर देंगे 1 लाख, बिल्डिंग में ऐड कर देंगे हम लोग
2 लाख, और आपका ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाले में, कैपिटल में ऐड हो जाएगा 2 + 1 कितना होता है 3 लाख, इस टाइप में। क्लियर है? मतलब बिजनेस स्टार्ट करते समय खाली कैश ही कैपिटल नहीं होगा, अगर वो सामान भी लगा रहा है ना तो वो भी कैपिटल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की। आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दिया, मान लो 10,000 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है कि आपने अपने कर्मचारी से काम तो करवा लिया, लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं दिया। मंथ के एंड में जो सैलरी हमको देनी चाहिए तो अपनी सैलरी नहीं दिया, यानी ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में जहां आपने क्रेडिटर का खाता खोला था उसके बगल में एक खाता खुल जाएगा किसका, आउटस्टैंडिंग का। किसका, आउटस्टैंडिंग का। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में फिलहाल आपके पास पैसा तो जा नहीं रहा, लेकिन आपकी एक लायबिलिटी, एक सर पे लायबिलिटी आ गई। तो आउटस्टैंडिंग का खाता आपने खोल दिया कितने से, 10,000 से। और सैलरी का पेमेंट आप जब भी करेंगे फिलहाल वो कैपिटल से माइनस होगा, क्योंकि खर्चा है, नुकसान है, कहीं ना कहीं वो किससे माइनस करेंगे आप, कैपिटल से। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आप लोग को। सैलरी पेड ₹10,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹15,000। क्या करेंगे इसका? सैलरी पेड किया कितना आपने, 10,000, यानी कैश में से कितना जा रहा है, 10,000। ठीक, कोई दिक्कत? लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000, यानी 15,000 अभी तक बकाया है। तो आउटस्टैंडिंग में ऐड कितना कितना कर देंगे आप, 15,000। कोई दिक्कत? और टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 10 + 15 25, कैपिटल से माइनस कितना करना करेंगे, 25,000। क्लियर है? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। यहाँ तो गुड्स है नहीं, मान लेते हैं, फिर भी स्टॉक को एक मान लेते हैं। स्टॉक है नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक मान लेते हैं हम लोग 50,000 का मेरे पास पड़ा है कहीं से। चलो पहले खरीद ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन सही नहीं लगेगा। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। किससे परचेज किया आपने, श्याम से। तो स्टॉक का अकाउंट में आ जाएगा कितना आपका, 50,000 का मान लो। श्याम से परचेज किया, यानी श्याम ने आपको उधारी दिया, यानी एक अकाउंट खुल जाएगा किसका, क्रेडिटर का। तो क्रेडिटर में कितना आ जाएगा आपका, 50,000 प्लस 15,000 प्लस 35 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, ₹2,65,000। ठीक है, अब गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 was sold at ₹30,000, सोल्ड एट ₹30,000। 20,000 का सामान कितने बेच दिया आपने, 30 में। तो स्टॉक में से कितना मायना होगा, 20, और कैश में कितना ऐड होगा, 30, क्योंकि पैसा आया 30,000, स्टॉक गया 10,000, माल 10,000 का गया, पैसा आया कितना, 30,000, फायदा कितने का हो रहा है, 10,000। तो फायदा जो हो रहा है वो किस में ऐड कर देंगे हम, कैपिटल में। क्लियर है? इसको लिखने का तरीका आप लोग को मैं बता चुका हूँ, अकाउंटिंग क्वेश्चन इसमें इसी तरीके से आप लोग प्रेजेंट करेंगे। तो वैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ने के लिए आपके पास एक तो पहला चीज़ अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ना था आप लोग को, उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद बैलेंस शीट पढ़ना है आप लोग को, बैलेंस शीट ही बता चुका हूँ। ठीक, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी जिसमें हम लोग बनाएंगे टी शेप अकाउंट। क्या पढ़ाएंगे, टी शेप अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, बैलेंस शीट हो गया। अब कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में ये चैप्टर को मैं एंड कर दूं। दैट्स इट। समझ में आया? कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोग को। थैंक यू।